आदाब और नमस्कार। नोवे इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बजमे अरबब नसर की जानिब से गार्डन रीच मेटियब्रुज में डॉक्टर नौशाद आलम के क्षेत्र पर जनाब तनवीर अफजल पश्चिम बंगाल खाद्य विभाग के अध्यक्ष, जनाब शम्स इकबाल मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब उपाध्यक्ष, जनाब मोहम्मद जमाल IFA शासी निकाय सदस्य को इस्तकबालिया किया गया। इनकी सिर्फ इज्जत अफजाई ही नहीं हौसला अफजाई भी किया गया। जनाब तनवीर अफजल ने बहुत सारी बातें कही जिनमें स्टूडेंट के बारे में ज्यादा बातें थी। उन्होंने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की, उन्हें बताया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो आपको अपनी सपने पूरा करने का पूरा अधिकार है और उसके लिए चाहे जो हो जाए वो करना है। अपने सपना पूरा करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक बार ठान ले तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कितनी मुश्किल वक्त देखी, उनके सामने कितने सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा। आइए हम सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बज़्म अरबाब नस्र की जानिब से जनाब तनवीर अफजल साहब, जनाब शम्स इकबाल साहब और जनाब मोहम्मद जमाल साहब को एक इजाज़िया दिया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ और हमारे नए भाई का भी इस्तेमाल करता हूँ अपने घर पर। हमारे और यूसुफ दीदी साहब का भी ममनून है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। अयाज भाई भी यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका भी ममनून हूँ मैं। और हमारे यहाँ पर जितने हमारे सहबाब यहाँ पर हैं, हमारे साहिब रसूल साहब हैं, रमीन साहब हैं, और साहब हैं, शाहिद साहब हैं, हमारे मसीह चचा हैं और हमारे कमरुद्दीन साहब, नियाज भाई, ये तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तकरीबन सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हमारे हुज्जाज कराम जो हमारे दोस्त हैं, हर कदम पे हम लोग चलते हैं। हमारे हुज्जाज कराम टीम पूरी पीछे बैठी हुई है, उनका भी खैर मकदम। और माशाल्लाह हर प्रोग्राम में वो लोग आते हैं और प्रोग्राम को माशाल्लाह कामयाब बनाने में उनका पूरा ताउन रहता है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। आज किसी के खैर मकदम के लिए जब आया हूँ तो मैं अपनी बात तो नहीं आऊँगा यहाँ पर। बात रखी है हमारे तनवीर भाई जो हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करता चलूँ। तनवीर अफजल साहब मौलाना आज़ाद कॉलेज में हमारे सीनियर हैं और उनको देखकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज माशाल्लाह वो डायरेक्टर एशिया सार्फिन अभियान की असर है और अच्छा लगता है कि जब अपने बड़े जो हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो कहीं अच्छा जगह रहता है। और खुशी की बात ये है कि उनको इस बार मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। और ये मदर टेरेसा अवार्ड जो है शायद सबसे पहले गालिबन यूटी बोस को दिया गया है। तो ये अवार्ड की अहमियत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूटी बोस को ये अवार्ड दिया गया था और मगरबी बंगाल में यूटी बोस का क्या मकाम है ये हम जानते हैं। तो आज हमारे भाई को भी ये अवार्ड दिया गया है, तो ये हमारे लिए भाई से फख्र की बात है। और मटियाबुज वाले भी तो इस बात पर फख्र करते हैं कि तनवीर अफजल साहब को कितना बड़ा एजाज से नवाजा है। तनवीर भाई कुछ इखलाक इंसान, माने दोस्त की तरह हम लोग छोटे से भी
हम लोग उनके सामने सुनिए रैंक वाले हुए, लेकिन हर चीज़ हम लोग उनसे पूछ के करना और उनसे बहुत ताल्लुकात ऐसा रहा। कुछ दिन उनसे कैंपिंग रहा, दूर दूर से एडीएम रहे 124 वगैरह में, और लेकिन फोन पर उनसे बातचीत होती रहती थी। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई है तो अच्छा लग रहा है कि बड़े भाई का दीदार भी हुआ, और ऐसा दीदार हुआ एक बड़े वार्ड से जब वो नवाजे गए तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। हमारे जमाल साहब के बारे में चंद बात भी कह दूँ आपको कि जमाल भाई ये भी हमसे एक साथ सीनियर है, ये हमारे हरिगोल दोस्त में हमारे सीनियर है, और जमाल भाई से हमारा ताल्लुक अभी का नहीं है और पुराना है और एक दोनों साथ है, लेकिन और ज़्यादा ताल्लुकात मुस्तहकम उस वक्त हुआ जब हम लोग हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में एक साथ रहे। वो वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं और बहुत शख्स है, बहुत मेहनत करते हैं। और खुशी की बात ये है कि मटिया ब्रुज का वाहिद शख्स है जिसको इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी IFA का गवर्निंग बॉडी में इनको मेंबर बनाया गया है, और ये हमारे लिए मटिया वालों के लिए भी भाई की बात है कि ये एक ऐसा मकाम है, और ये खुद बताएंगे कि किस तरह से वो गए हैं, काफी मेहनत किया है और मेहनत करते हैं। हम लाइब्रेरी में उनके साथ हैं, लाइब्रेरी के हर प्रोग्राम में वो बहुत मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये जज्बा उनके पास। तो ये दोनों आदमी हमारे दोनों से कभी अनिल साहब तो है नहीं, तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, अनिल साहब आएंगे तो बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, तो भी सुने, है ना, सुनाना तो नहीं होगा। है नहीं जो अभी मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन वो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं और वो भी बहुत बाल यंग टैलेंटेड काउंसलर हैं और बहुत काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी उनसे उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये जो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं या इनके अवार्ड मिल रहा है या इनको कहीं बॉडी में डाला जा रहा है, क्योंकि ये काफी मेहनत करने के बाद ये सारा चीज मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के भी लोग, हमारे जो मटिया ब्रुज के लोग हैं, जैसे कि मटिया ब्रुज में ऐसी कोई बात नहीं है, मटिया ब्रुज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर बहुत मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं और कामयाबी कर रहे हैं, लेकिन हमें इन लोगों को देख करके भी आगे बढ़ने की जरूरत है। ये हमारे बड़े हैं और ये हमारे लिए मशअल्लाह है। हम इनको देख करके आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारे तनवीर भाई, हमारे जमाल भाई और हमारे यहाँ जितने लोग हैं, इन तमाम लोगों को अल्लाह ताला दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। नहीं आ रहा तो ये लाइव प्रोग्राम का चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब सदर और तनवीर अफजल साहब, अपने रईस साहब, हमारे अजीम भाई, तैयार भाई साहब और तमाम दाऊद भाई, हमारे पास जलील भाई, तमाम सभी लोग जाने पहचाने हैं, तमदीन साहब है, नियाज भाई, फातिमा, सबों को फिर एक बात मेरा प्यार भरा ये अदारा बल्कि अरबाब नस ये अदारा है, हमें लगता है यहाँ उसका सरपरस्त है, उसके हैं, हमको लगता है ये खालिश अदबी अदारा है। कहाँ अदब और कहाँ फुटबॉल, दोनों को जो मिले भी अदारा ने किया है,
इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए कि अदब के साथ अगर स्पोर्ट्स को अलग कर दिया है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। अदब के साथ स्पोर्ट्स का भी कंपलसरी है। कब कोई बच्चा नौकरी के लिए जाता है तो मैं समझता हूँ कि कुछ नंबर होते हैं स्पोर्ट्स का भी स्पेशल नंबर। और अगर कोई स्पोर्ट्स पर नेशनल गेम खेल लेता है, सुबह का नुमाइंदगी करता है या उसके बाद तो नौकरी मिलने में जो आसानियाँ होती हैं वो शायद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसकी भी जरूरत पड़ती है। मेरे जानकारी में जो बात है क्या संजय साहब इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, इसलिए कि नेशनल गेम जो खेला हुआ बच्चा रहता है वो बच्चा को सर्टिफिकेट अगर जमा किया तो उसकी नौकरी के लिए तो बहुत जरूरत पड़ता है इसी तो स्पोर्ट्स कोटा में। तो मैं समझता हूँ कि जब मटेरियल से एक मौका मिला है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोई बच्चा अगर अपने आप को आगे ले जाना चाहे तो मेरी तरफ से जो मदद होगा मैं इंशाअल्लाह उसके लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा, ताकि वो नेशनल गेम अगर खेल लेता है तो वो स्टाम्प होने के बाद उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। बहुत अच्छा यही बात। और हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के तमाम अरकान है यहाँ पर, नई रोशनी के हैं, अच्छा सलीम भाई, तमाम लोगों का फिर एक बात शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात शुरू कर खत्म करता हूँ। बड़े भाई सारे साहब, नईम भाई, जमाल भाई, अयूब भाई, अयूब बोलना चाहिए था पहले, अयूब भाई सही, हयात भाई, नौशाद, हयात भाई और बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोग के इस खुलूस और मोहब्बत के लिए कि मैं क्या कहूँ। और थोड़ी देर अगर आप लोग किसी तरह से बोलते रहते तो शायद इमोशनल हो जाते हैं, आँख से जो है वो आंसू निकलने लगते हैं। ये जनरली हम लोग जो लोग सिविल सर्विस में हैं इतने तारीफ के आदि तो है ही नहीं। लोग परेशान हाल रहते हैं, परेशानी को कम करने से ज्यादा हम लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन तहे दिल से आप लोग के शुक्रगुजार हैं कि मुझे इस अवार्ड मिलने के बाद आप लोगों ने याद किया, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हजरत एजाज अफजल को भी आप लोगों ने खराज हकीकत पेश किया। जैसे कि साबिर भाई कह रहे थे कि जनरली हम लोग लोगों को उनके मरने के बाद ही याद करते हैं। 2 साल कबल जो है उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में मैंने कहा था, एजाज अफजल साहब के सिलसिले से ही कहा था, तब हजरत उस्मान शिबली और कैसर शमीम साहब दोनों ही हयात से थे कि बंगाल में इतने सारे अवार्ड से हर साल बंगाली राइटर्स, पोएट्स, जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज हैं उनको बंगो भूषण, बंगो विभूषण इस तरह के जो अवार्ड से नवाजा जाता रहा है कई साल से, पिछले 10 साल से कम से कम। इस गवर्नमेंट के हुकूमत के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो बंगाल के लिटरेरी पर्सनैलिटीज रहे उनको लोगों ने याद किया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि जो उर्दू वाले लोग रहे, चाहे वो एजाज अफजल हो, चाहे वो अलकमा शिबली हो, चाहे वो कैसर शमीम हो, इन लोगों को याद नहीं किया जाता है। इन लोगों को सरकारी अवार्ड से, ये लोग सरकारी अवार्ड से बहुत ऊपर है। ये कोई इन अवार्ड के मोहताज नहीं थे, ये आज भी मोहताज नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप देखिएगा बंगाल में आपको 100 जगह होगा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से रास्ता है। हर जिला है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से एक ऑडिटोरियम आपको मिले। ठीक है, हम रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते, लेकिन जो एजाज अफजल थे वो हैं, अलकमा शिबली जो थे वो हैं, कैसर शमीम साहब भी हैं। ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं हो गए।
आज अगर हम लोग उन लोगों को याद नहीं रखेंगे तो अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर जनरेशन को हम क्या देंगे? तो हमने उर्दू अकादमी को 2 साल पहले हमने वहां पे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग नाम भेजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि बंगाल में सिर्फ ये लोग ही नहीं जो बंगाली स्पीकिंग जो पर्सनालिटीज हैं उनको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि वो बंगाली बंगो भूषण करके नहीं दिया जाता, बंगला लैंग्वेज के लिए नहीं दिया जाता, वो पूरे बंगाल के लेवल पर जो है, जो इस तरह के जो लोग रहे हैं, चाहे वो खेल की दुनिया से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो लिटरेचर की दुनिया से ताल्लुक रखते हो, ऐसे लोगों को जो है अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जो है तो और शख्स चले गए, अलकामा शिबली और कैसर शमी साहब भी गुजरे। पता नहीं एजाज अफजल साहब को तो 16 साल से लोगों ने नहीं याद किया 2005 के बाद। अब इन लोगों को कितने जल्दी या कभी याद करेंगे, ये किसी अवार्ड से नवाजेंगे नहीं, हमको नहीं मालूम। लेकिन फिर भी आप लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी कभी कभी कुछ लेटर वगैरह लिखो उर्दू अकेडमी को कि जिनका जो हक मिलना चाहिए उनको आप लोग दीजिए। आप अगर अपने एसेट को फरामोश कीजिएगा तो कोई दूसरा बंगला लैंग्वेज वाला आकर के आपको आपका रास्ता नहीं दिखाए, आपको अपना रास्ता खुद चुनना। ये तो कुछ इमोशनल सा एक कनेक्ट है जिस वजह से ये बात मैंने कहा। लेकिन जिसलिए अवार्ड मिला मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पता नहीं मैं कितना हकदार हूं या नहीं हूं, लेकिन हाँ सारी जिंदगी ये कोशिश किया कि अगर हम किसी के कोई काम आ सके। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो मौलाना आजाद कॉलेज में हमसे जूनियर रहे, आसपास रहे, सीनियर रहे, यहाँ भी बहुत सारे लोग, नौशाद साबिर भाई से लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो मौलाना आजाद कॉलेज में हमारे साथ रहे। अगर कुछ करने की ख्वाहिश हो ना तो आदमी हर जमाने में कर सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्तों को 30 साल से तो ज्यादा हो गया हम लोग को कॉलेज छोड़े हुए। याद होगा कि हम लोग अरबी पर्शियन कोटा में जो है कम से कम 20-25 लोगों का एडमिशन करवाते थे क्लास 11 में। तो उस जमाने में भी हम लोग यही कोशिश करते थे, आप ही के तरह किसी जमाने में भाई हम भी वहाँ स्टूडेंट्स तो पोस्ट का फायदा उठा करके आपको अपना काम करना चाहिए। तो जब सर्विस में नहीं थे, हमारे दोस्तों को ये याद होगा कि किस तरह से हम लोग प्रिंसिपल साहब के पास जाके रिक्वेस्ट करके, असदुज्जमा असद अरबी के प्रोफेसर थे, वो एडमिशन कमेटी के कन्वीनर थे, उनसे लगातार गुफ्तगू रात 7:30, 8, 8:30 बजे सर थे ये नहीं हो सकता, नहीं सर कर दीजिए सर, मतलब किसी तरह से हाथ पकड़ के पैर पकड़ के सर ये एडमिशन कर दीजिए। और उस एडमिशन लिस्ट में कोई भाई भतीजावाद नहीं था कि हमारे भाई को एडमिशन करवाना है, हमारे भतीजे को करवाना है, हमारा किसी रिश्तेदार को करवाना है, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही उसके एवज में ये गारंटी के साथ लिख कर बोल सकते हैं कि उस जमाने में जो लोग हमारे साथ कॉलेज में थे कि उस एडमिशन के एवज में हम लोगों ने किसी तरह से कोई रुपया पैसा या घूसखोरी किया। सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के बच्चे जिनके नंबर्स कम हुआ करते थे, मौलाना आजाद कॉलेज जैसे कॉलेज में क्लास 11 में आकर के एक अच्छे माहौल में पढ़ने लगे, इसी कोशिश में हमेशा लगे हुए रहे। और शायद यही वजह था कि जब WBCS एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा एग्जामिनेशन बोला जाता है, क्योंकि WBCS के साथ और भी सर्विसेज है जो लोग चुनते हैं। कोई कमर्शियल टैक्स होता है, कोई एक्साइज में जाता है, कोई फूड एंड सप्लाईज में जाता है, कोई रजिस्टर एक्सीडेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, 7-8 सर्विसेज है। लेकिन हमेशा से एक ख्वाहिश रहा कि नहीं कुछ करना,
हमने देखा उस जमाने में जब 93-94 इस दौरान हम लोग जब सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जनरली उर्दू बोलने वाले मुसलमानों का फर्स्ट चॉइस हुआ करता था कमर्शियल टैक्स। एक तो कलकत्ता के आसपास रहेंगे और विद ड्यू रिस्पेक्ट घूसखोरी करेंगे। ये कभी चाहते नहीं थे कि हम बीडीओ बने, हम एसडीओ बने, हम एडीएम बने, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, हम किसी दफ्तर में जाकर के किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे। आप कमर्शियल टैक्स में रहकर बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा सकते हैं, घूसखोरी लेकर के उसका टैक्स आप कम कर सकते हैं। आम लोगों के लिए आप कुछ नहीं करते। लेकिन सिविल सर्विस में WBCS एग्जीक्यूटिव में आपको वीडियो के हैसियत से स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने भी स्टार्ट किया था संदेश खाली 2 नंबर ब्लॉक से, जिस ब्लॉक में 1997 साल में वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, हर एक ग्राम पंचायत इलाका एक आइलैंड, मतलब आप नदी के और फेरी सर्विस से आप इस पार उस पार कर सकते हैं, गाड़ी भी नहीं। जनरली ऑफिसर के साथ वीडियो के जमाने से एक गाड़ी हम लोग यूज करते हैं। ऐसे सिचुएशन है, मगर आप अगर वहां चले गए और आप रात में हैं और रात में अगर कोई परेशानी में आप पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आपका जो माझी है वो भी जो है बीच नदी में जो है वो अपने बोर्ड को लगा के सो रहा है। और आप मोबाइल का जमाना तो था ही नहीं, क्या बोलेंगे भाई अपनी चले आसो। तो ऐसी जगह में भी जा करके जब हम लोगों ने काम शुरू किया और जब मौका मिला, हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे कि ऐसा क्या, हमको अभी भी याद है कि संदेशखाली वगैरह जो जगह हुआ करता था तो वहाँ चिंगड़ी चास वगैरह बहुत होता है। या आप इधर से जाइएगा अगर पासंदी रोड पकड़ के मालंचो सरबेरिया होकर के धामाखाली, तो वो जो पूरा एरिया जो है वो चिंगड़ी चास के लिए जो है बहुत मशहूर है। और गरीबों से सादा कागज पे जो है लिखा लिया जाता है कि जमीन जो है भाड़ा पे दे, कितना उसको रेंट देना है, क्या देना है, कभी आप उसको रिटर्न कीजिएगा कि नहीं, ये सब कुछ किसी को नहीं किया जाता। तो कुछ लोग मेरे पास आने लगे, शुरुआती दौर था सर्विस का, और भी ज्यादा उस वक्त जो में कहते हैं विप्लवी थे, मतलब SFI के भाषा में विप्लवी इनकलाबी हम लोग थे। तो कुछ लोग आए कि सब देखो ना हमारे सादा कागज ये एरकम করে একটা রসিদ দিয়েছে, सादा कागज में लिख दिया है और ना ही हमको कुछ ये लोग रेंट देता है, कुछ नहीं। देखिए हम लोग वहाँ ना कुछ चार्ज कर सकते हैं, कैसे गुरबती में अपना वक्त बोला है। तो हम अपना फिशरी ऑफिसर को जो है उसको बुलाए, सर ये मुद्दे ढुकबेन ना, इसमें आप मत घुसिए, क्योंकि जो जिस तरह के लोग ये चार्ज से जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, और सर जो है आपके गर्दन से जो है गायब हो जाएगा, ऐसे हालात है। हम बताइए, अच्छा मजेदार बात है कि जो फिशरी ऑफिसर था वो भी मुसलमान था, तो उससे हमने एक ही बात कहा, बोले देखो भाई আমি मुसलमान और हमारे तो ईमान आते हैं कि अगर मेरा मौत संदेश खाली में लिखना है तो हम संदेश खाली में ही मरेंगे। हम कलकत्ता में रिपन स्ट्रीट में उस वक्त रहते थे, रिपन स्ट्रीट पे नहीं मरेंगे, लेकिन हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम इसके खिलाफ FIR जो है थाना में दर्ज करेंगे। और हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी सरदारी के बाद 2021 तक तो है, अफसर भी अपने जगह ही है, इधर कुछ हिला नहीं है। तो आप अपने पोस्ट को अगर यूज करते हैं, और खास करके कौम के बच्चे बच्चियां मेरे जो सामने हैं, सिविल सर्विस को जो है अपना एक मुस्तकबिल बनाइए। कोई बैठ नहीं है, कोई डॉक्टर इंजीनियर
टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी बनता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा ये एक प्रोफेशन है कि आप दूसरों के काम आ सकते हैं। और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब हमने ये काम किया तो ऐसे नहीं कि हमने कॉम्युनल वे पे काम किया कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे। वो उसका फायदा वैसे ही उठाया जाता है कि आप दूसरों को भी नहीं लगे कि हमको जो है नहीं देखा जा रहा है और आप अपने लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं। याद होगा जब 2010 से 2013 तक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हम अलीपुर में थे, कैंप कर करके हमने मटिया बुरुज इलाके में ओबीसी सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाया। लेकिन जहां मटिया बुरुज में ओबीसी सर्टिफिकेट का कैंप कर रहे थे, महेश कला, बेहाला के कई वार्ड्स में SC/ST सर्टिफिकेट का काम भी हम कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई आप ओबीसी मुसलमानों को लेके पड़े हुए, SC/ST को तो सर्टिफिकेट मिलते ही नहीं है। तो आप अपने पोस्ट को यूज करके इस तरह का काम जो है ये WBCS एग्जीक्यूटिव में, ये IAS बन के आप कर सकते हैं। दूसरे किसी पोस्ट पे आप ओबीसी सर्टिफिकेट सिग्नेचर करने का अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कैंप करके दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी ऐसा केस हमारे पास नहीं आया कि कोई सर्टिफिकेट जिसको हमने दिया था उसके लिए हमको कोर्ट में जाकर के खड़ा होना पड़ा था कि भाई आपने गलत लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया। नियत साफ तो मंजिल आसान कर देता है। जो हम अपने आप को तो सर्टिफिकेट दे नहीं रहे, अपने बच्चे को तो सर्टिफिकेट दिया नहीं था, नहीं भाई को तो सर्टिफिकेट दिए नहीं थे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, अपने पोजीशन को यूज कर। एक और एग्जांपल देकर के बात को खत्म करें। कूच बिहार में ADM के हैसियत से पोस्ट करती है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए जो घर होता है जिसको हम लोग बंगाल में बांग्ला आवास योजना बोलते हैं। एक कोटा आया 20,000 का कोटा। जनरली क्या होता है, कोटा आया आपको जिसको देना है दे करके आप खत्म कर देते हैं। और इत्तेफाक ये होता है हमेशा, अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि ऐसे लिस्ट में जो है मुसलमानों का नाम किसी भी तरह से जो है बात दे दिया जाता है। हमेशा हर जगह यही इत्तेफाक हम लोग देखते रहे। हम उस ADM के पोस्ट पे जो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हमने हमारा जो क्लर्क था उससे हमने कहा कि जिस ब्लॉक में जितना परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उस ब्लॉक में उस हिसाब से माइनॉरिटीज को उतना परसेंटेज घर आपको देना है। जैसा SC/ST को आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आप उनको दे रहे हैं, वैसे माइनॉरिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से भी आपको देना है। 20,000 के कोटा में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन था उसका मैंने गारंटी किया कि लोगों को जो है उनका हक जो है मिलना चाहिए। मेरे क्लर्क साहब यही হবে हम सुनबो, हम नहीं सुनेंगे। और सिर्फ वो 20,000 नहीं, क्योंकि इतना अच्छा हम लोगों ने काम किया था कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आया कि और भी कुछ कोटा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, तुमको लेना है। हम बोले और 20,000 दे दिए, नहीं की और कुछ। तो अगर 20,000 में कूच बिहार का 20% पॉपुलेशन मुसलमान का पॉपुलेशन है, अगर हम वहाँ पे 2,000-4,000 लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, 20,000 और मिल गया और 4,000 को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन 16,000 हम SC/ST जनरल को जो है दे रहे हैं। आप अपने काम के जरिए से किसी को बात नहीं देते हुए भी आप अपने कौम और मिल्लत के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। वो ऐसे सर्विस से ही पॉसिबल। तो जरूरी ये है कि हम लोग इस तरफ भी जो अपने जहन को ले जाएं कि हमको सिविल सर्विस में आना है, अपने लिए कुछ करना है तो बहुत रास्ता कर लीजिए, लेकिन अगर दूसरों के लिए करना है और उससे अगर आपको खुद खुशी हासिल हो कि हाँ आज हमने कुछ किया, किसी के लिए कुछ किया। मैंने उस दिन बस में अफजल वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि डे टू डे हम अपने आप को जो है अपना जायजा लेते हैं कि सैलरी के हिसाब से हमने आज काम किया कि नहीं।
ना बेईमानी की अपने पैसे के साथ। हाँ, हर पोस्ट पे ऐसा नहीं हो सकता है। आप फूड डिपार्टमेंट में ऐसा थोड़ी कि हम हर रोज अभी कोटा कर लेंगे, हर रोज राशन कार्ड हमको किसी को देना है, या किसी का अगर कोई लाइसेंस निकलना है तो भाई कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा तभी हम उसको लाइसेंस दे सकते हैं। तो वो पोस्ट खास करके जब आप BDO हैं, जब आप SDO हैं, जब आप ADM हैं, WBCS से आज DM होते हैं, दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सके, DM हो सके, तो और ज्यादा लोगों को जिस जिला में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों को फायदा पहुँचा सके। सिर्फ अपने कौम के लोगों को तो बिल्कुल, लेकिन हर तरह से जो है आप अपने कौम को डिप्राइव्ड होने से बचा सकते हैं अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि एक मेंटालिटी जो है चेंज किया जाए। तालीम के सिलसिले से एक जमाने में बहुत अयाज भाई वगैरह हैं, जहाँ हम लोग कहते थे जब माइनस फाइनेंस कॉर्पोरेशन में स्कॉलरशिप हम लोग देते थे कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो पढ़ते पढ़ते लोग एक रिदम में आ गए, एक लय है कि हाँ ठीक है पढ़ाई की तरफ जो है बच्चे बच्चियां सब आ रहे हैं, लेकिन उनको अब एक राह भी दिखाना है कि किस तरफ हमको जाना है, क्या हमको करना है, कौन से प्रोफेशन में हम जाएंगे जहां हम अपना भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम काम आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग, चाहे वो आपके लाइब्रेरी की तरफ से हो, चाहे वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को एक रास्ता दिखाएं कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि कौम और मिल्लत के लिए भी अगर हम उस प्रोफेशन में आके अगर नहीं काम किए तो आपका रहना नहीं रहना बराबर है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मेरे हाजी भाई लोग यहाँ हाजिर हैं, कई साल तक जो है ये मौका मिला कि हाजियों की खिदमत कर सके। वो ऐसी होकर के रात हम लोग जागते थे एयरपोर्ट में। हम लोगों को कोई नेता लोग थे कि भाई कोई नेता आया और उसके पीछे सब लोग चले जाते थे, हम तो अपना ड्यूटी करने जा रहे थे, तो उसके लिए रात भी जागना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रात जाग रही है तो दिन भर सो के गुजार दीजिएगा। अब अगर आप SDO है तो अपना SDO वाला काम भी आपको जाके करना, तो एयरपोर्ट से रात जाग के 2-3 घंटा सो फिर चलो अपना ऑफिस के लिए निकले, तो ये भी मौका मिलता है। ये किसी दूसरे जगह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, दूसरे सर्विस से पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ जो है आवास योजना भी कर लेंगे, दूसरी तरफ हाजियों की खिदमत का भी मौका मिल जाएगा, तीसरी तरफ OBC सर्टिफिकेट भी आप दे देंगे, स्कॉलरशिप भी आप देंगे। तो इतना डाइवर्सिटी है कि काम करने में जो आपको मजा आएगा कि हाँ कि मतलब वो लेखर्जी नहीं है या मोनोटोनी नहीं है कि एक ही काम यार जिंदगी भर कर रहे हैं। टैक्स में है तो टैक्स ही देख रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में है तो जिंदगी भर शराबी बिचवा रहे हैं, कोऑपरेटिव में है तो सारा साल और सारी जिंदगी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। डाइवर्सिटी है। एक IAS ऑफिसर को देखिए SDO से स्टार्ट करता है, जाकर के दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे जो हो पॉलिसी को जो है एक चेंज में जो है लोगों का जो है पूरा जिंदगी उसका जो है बहुत सारे जो उसके लाइफ के अंदर जो चेंजेस जो है वो एक कलम पे एक सिग्नेचर से जो है आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए। हम लोग जो लोग सीनियर लोग हैं, बहुत साल हो गया, 27 साल सर्विस को हो गया, और आपको अवार्ड मिलने के बाद लगता है कि आप तो बूढ़े हो गए। शकील भाई कह रहे थे कि अब तो भाई अब तो लगता है कि जेल के अलावा आ गया। अभी भी 6-7 साल है, इंशाल्लाह जो वक्त सामने है जरूर कोशिश करेंगे कि और भी मतलब लोगों को जो अपने तरफ से फैस पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह वो तो जरूर करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। और आज जमाल भाई के जैसे लोग भी हम लोग के साथ हैं, बहुत मतलब हम लोग के लिए फक्र है कि एक जमाने में क्योंकि कलकत्ता में अगर कोई पैदा हुआ है तो फुटबॉल से मोहब्बत नहीं है या स्पोर्टिंग क्लब से मोहब्बत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। स्पोर्टिंग क्लब को चाहे जितना भी बर्बाद हाल कर दिया जाए, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है, इश्क तो एक ही दफा किया जाता है। तो कर लिए मोहन स्पोर्टिंग के बाद तो मोहन बगान इस्तेमाल हो नहीं सकेगा, तो मोहन स्पोर्टिंग ही है आज तक।
आज भी शायद 5-1 से जो है किसी को हरा करके क्वार्टर में डूरन करके क्वार्टर फाइनल तो डूरन का जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। तो उस जमाने में भी हम लोग मतलब आईएफए के गवर्निंग बॉडी में कोई मुसलमान उर्दू बोलने वाला भाई वो तो ऐसे ही लोग 2-4 लोग ही आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये अगर लिस्ट देखेंगे कि भाई कौन कौन कब कब गवर्निंग बॉडी के मेंबर हुआ है तो शायद ही कोई नजर आएगा। तो मतलब जमाल भाई को भी सलाम और बहुत मुबारकबाद के अब आप लोग जो समझ से देखिए कि किस तरह से जो है फुटबॉल के लेवल को जो है मैच को किस तरह से बढ़ाया जा सके फुटबॉल के लेवल पे। मतलब ये फुटबॉल हम लोग जब टेलीविजन पे देखते हैं और वर्ल्ड फुटबॉल जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे मौलाना कॉलेज के जमाने में हम लोग जो फुटबॉल खेला करते थे कि गोल पोस्ट इधर है और सीना छानी दूसरे तरफ से होता है 1 किलोमीटर दूर गोल पोस्ट उधर रहता है। तो सीना छानी के जवाब में तो इसी तरह से है। और जो काउंसलर साहब आ नहीं सके हम लोग सुनते हैं उनके बारे में मटिया ब्रुज चाहे आने में 45 मिनट 1 घंटा जो भी लग जाए लेकिन यहाँ जो कुछ होता रहता है वो हम लोग वहाँ ऐसी बात नहीं कि हम लोग खबर नहीं रखते हैं। तो अनिल साहब मतलब शम्स इकबाल करके भी अनिल के नाम से ही जो है ज़्यादा पहचाने जाते हैं। और कभी कभी जो है मेयर साहब के घर आना जाना मेरा मतलब घर मतलब उनके रेसिडेंस पे नहीं कलकत्ता कॉर्पोरेशन में या भी परसों दिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वगैरह में मीटिंग में मुलाकात तो होती रहती है और मानते और इज्जत करते हैं। तो उनके यहाँ जो है उनसे मिल चुके हैं और मेयर साहब जो उनसे मुलाकात भी करवाए थे। तो और आप लोगों से भी सुना कि भाई इस तरह से जो है इलाके में जनरली अगर काउंसिलर वगैरह है तो लोग फेलिसिटेशन से ज़्यादा तो कहते हैं दूर रहे यही कोशिश करते हैं कि भाई उनको इलाके क्यों ये किया जाए है कि नहीं कि भाई दूरी रहे वो उनसे। लेकिन अगर कोई काउंसिलर को इतने मोहब्बत के साथ उनको फेलिसिटेट करता है इस प्रोग्राम में तो ज़रूर अच्छा काम कर रहे होंगे। लोगों में मकबूलियत है लोग पसंद करते हैं इलाके के खास करके इस तरह के जो मटिया ब्रुज वगैरह जो इलाका है उसे मतलब डेवलपमेंट तो बहुत चाहिए उससे तो कोई शक ही नहीं। और एमएलए एमपी जितना डेवलपमेंट नहीं कर सकता उससे कहीं ज़्यादा जो है काउंसिलर पावरफुल होता है अपने इलाके में जो सिविक कम्युनिटीज है रास्ता है ट्रेन है बहुत कुछ है लाइटिंग है ये तो यही का काम है। एमएलए एमपी तो एमएलए को 60 लाख रुपया सालाना और एमपी को तो पूरा 7 कंस्टिट्यूएंसी में खर्च करना है। तो जो जैसा पकड़ लिया वहाँ ज़्यादा हो गया जो नहीं पकड़ पाया नहीं हो पाया। तो काउंसिलर के ऊपर एकदम इलाका में होता है तो उससे बहुत काम लिया जा सकता है। आप उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा वो आने वाले दिनों में भी यहाँ अच्छे से और काम करेंगे। उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद। लोगों में मकबूलियत है। आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने याद किया। तहे दिल से मतलब हम ये बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं बहुत मतलब दिल से शुक्रगुजार है। और इतने देर आप लोगों ने मुझे झेला इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत ज़रूरी है अगर समाज को बदलना है। आज के नौजवान जो है बेसिकली ये तो मतलब एहतजाजी रेबल को कहा जा सकता है जो समाज को बदलना चाहते हैं। जो हमारे जनरेशन में जिस तरह से हम लोग एक चीज़ को देखते थे वो दूसरे नज़र से देखते हैं। तो अगर समाज को बदलना है और अच्छे से उसको अगर बदलना है अच्छे की तरफ उसको ले जाना है तो सिविल सर्विस जो है किसी भी नौजवान के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। इसके ज़रिए से आप समाज में जो बुराई है किसी कोई कमी है इसको आप दूर कर सकते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देंगे आप देखिएगा कि हमारे जो हम लोग वीडियोज होकर के जब रहते हैं कोई चाइल्ड मैरिज कभी होता है मगर वीडियो वहाँ उसी वक्त चला जाता है पुलिस को लेकर जाकर के चाइल्ड मैरिज होता है। तो एक समाज के अंदर जो हालांकि उसको रोकने में भी वीडियो अगर कहीं एक रास्ता बनाना है उसके लिए भी एक वीडियो कहीं स्कॉलरशिप देना है उसके लिए भी मेरिट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कोई जनरल मैनेजर
OWB से कम्प्यूटर। तो इस तरह से आप हर लेवल पे, और आप अभी जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं जैसे फूड डिपार्टमेंट, किस तरह से राशन कार्ड वगैरह को जो हम लोग आसानी से सहूलत के साथ जो है लोगों को दे सके, जिसके वजह से डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन हो कि लोग अब मोबाइल के जरिए से, पोर्टल के जरिए से घर बैठ के जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हर काम के पीछे आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो है कोई एक सिविल सर्वेंट उसके पीछे है। तो अगर नौजवान बच्चे आज ये रास्ता चुनते हैं तो अपना मुस्तकबिल तो उनका बहुत अच्छा होता ही है, सैलरी भी खराब नहीं है, सैलरी भी आज हम लोग बहुत अच्छा पाते हैं, और इसके साथ साथ अपना जहाँ मुस्तकबिल वो बना रहे हैं उसी तरह से समाज को बदल सकते हैं, आने वाले जनरेशन को जो है वो और अच्छे लेवल पे ला सकते हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इस तरफ सिविल सर्विस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से मजमे इमाम नसर का शुक्रिया अदा कर सकूँ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस कोशिश के साथ नौशाद ने यहाँ दावत दिया और उनके तरफ से दावतनामा आया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया शायद बहुत मतलब छोटा सा अल्फाज है, अगर चोट नहीं पहुँचाना चाहेंगे तो नौशाद को या जो और भी दूसरे जो पेपर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन बहुत ही मतलब दिल से जो है खुशी हासिल हुई कि मटियापुर जैसे जगह ये बुलाकर इतने सारे सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन एक जगह होकर, एक जो मटियापुर का मतलब रहने वाला नहीं है, शायद उनको वही लगता है कि इन लोगों के दिल में जो प्रोफेसर एजाज अफजल के लिए जो मोहब्बत है कहीं वो मेरे जरिए से जो है इन लोगों तक जो है पहुँचता है कि हाँ एजाज अफजल अब नहीं है तो क्या हम तनवीर अफजल तो है, तो चलो ये शफकत ये मोहब्बत जो है तनवीर अफजल के जरिए से जो है एजाज अफजल को भी खराज अकीदत जो है दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तो अदब भी स्पोर्ट्स का हिस्सा, स्पोर्ट्स भी अदब का हिस्सा मैं समझता, अदब भी स्पोर्ट्स का हिस्सा है। और अदब से ही स्पोर्ट्स जो डिसिप्लिन में अगर बनी रहेगा, बिना डिसिप्लिन को कोई स्पोर्ट्स सीख नहीं सकता। अदब डिसिप्लिन सिखाता है, तो मैं समझता हूँ अदब और स्पोर्ट्स दोनों का लगाव पहले भी था, आज भी और है। सर आपने अपनी तकरीर में कहा कि बच्चों को, नौजवान नस्लों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए क्योंकि उसके जरिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलने पर भी उन्हें एक तरह से बेनिफिट मिल सकती है। हाँ, ऐसा तो हमेशा देखा हम लोग कि गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्स कोटा एक होता है, तो जो बच्चे नेशनल गेम, इंटर हमारे इसमें गेम खेल लेने के बाद ही जो होता है उन लोगों को भी मौका मिलता है, हम लोगों को नहीं मौका मिलता। तो मैं चाहूँगा कि हमारा मुस्लिम समाज पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पर है, करना ही है, उसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स पर ध्यान दे और वो अगर नुमाइंदगी करे, नेशनल टीम में चला जाए तो उसको नौकरी के लिए आसानियाँ होती है। मेरे कई दोस्त स्पोर्ट्स खेलने के बाद, मेरा एक दोस्त है बचपना का असलम परवेज, स्पोर्ट्स के अंदर रेलवे में नौकरी कर रहा है, अभी रिटायरमेंट लिया है। अच्छा, उसके बाद आबिद है जो नातुल, वो मेरा दोस्त है, उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। तो ऐसे बहुत से मिसाल मिलेंगे आपको, स्पोर्ट्स के जरिए उनको नौकरी मिलने में आसानी होती है। सर एक चीज़ देखा जाता है कि जब आप लोग छोटे थे उस वक्त काफ़ी सारे मैदान हुआ करते थे स्पोर्ट्स के लिए, बच्चे उसमें प्रैक्टिस किया करते थे। अभी खासतौर पर नौजवान नस्ल जो मोबाइल पर गेम पे ही बिजी रहते हैं, और एक तरह से ये भी देखा जाता है कि मैदान की कमी आ चुकी है, उस तरीके का ग्राउंड नहीं बचा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, बहुत हद तक सवाल है। आप ही के बगल में हमारे इलाके में 134 नंबर में CSC वाला जो मैदान था वो बंद हो गया है, और एक मैदान था जो पहले फुट कर रहा था वो भी बंद हो गया, पहले हम लोग भी खेला करते थे उसमें, वो सब ये परेशानी तो हमारे शहरों में है। लेकिन हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ से मैदान 15 से 20 मिनट आप जाइएगा, आपको बहुत सारे मैदान मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोकल में मैदान का कमी हमेशा से रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, खास करके बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जो मतलब जो पॉलिसी हो गया कि घर बनाओ रोज रुपया कमाओ, मैदान को छुड़ा करो, तो वही आ लोग इसकी वजह पर आहिस्ता आहिस्ता मैदान खत्म हो रहा है शहरों से खासकर। लेकिन इस बनस्बत अगर हम देहातों में देखेंगे तो हर महल इलाके में, हर गांव में एक मैदान कंपलसरी रहता है, जिसके वजह से वर्क इतने स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, ज़्यादातर देहातों से ही आते हैं, ज़्यादातर देहात से ही आते हैं बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
समाधि का प्रोग्राम जब हमारे बीच से नुमाया काम करते हैं तो अपने आवाज़ से आवाज़ और आवाज़ ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है, बहुत जानी मेहनत करनी होती है सब जगह की आवाज़। मैं अतीक रहमान, नोवे इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजाना बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।